गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने एनसीईआरटी 10.2 को काफ़ी अच्छे से फिनिश कर लिए थे, है ना। चलिए अब 10.2 के बेस पे ही, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा के भी बेस पे ही अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमें करना बाकी है, तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, है ना। और होमवर्क में यही रह जाएगा कि वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराया गया वो, और आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ वो। तो चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, D is the midpoint of side BC of triangle ABC। तो सबसे पहले इसको फिगर बना लीजिए। D मिड पॉइंट है BC का, BC, तो ये A हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, D हो गया। इसको मैच कर दीजिए। चलिए यहाँ पर हो गया ठीक, हाँ, है ना। अब क्या है, प्रूव दैट, यानी कि प्रूव करना है हमें AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू 2AD वेक्टर, है ना, है ना, प्रूफ करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम AB वेक्टर की तरफ बनाएंगे, तो यानी कि वेक्टर ये हो गया हमारा, ठीक है, इधर की तरफ हो रहा है, AC इधर की तरफ जा रहा है और AD ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन हमें खुद से लेना होगा बच्चों, इसका डायरेक्शन हमें क्या लेना होगा, खुद से लेना होगा। यानी कि आपके पास BC का डायरेक्शन लेना है। तो सोचिए आपके पास एक यहाँ से AB, एक AC, एक AB, एक AD और एक क्या हो गया, AC हो गया। अब आप यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन लीजिएगा कि आपका ये प्रूफ हो जाए। इसमें दो दिमाग लगाना बच्चों, है ना, कि इसमें हम कौन सा डायरेक्शन लेंगे कि हमारा AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर इक्वल टू 2AD वेक्टर आ जाए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों को कि हम यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन लें। अगर कौन सा डायरेक्शन लें, अगर यहाँ पे देखो जाए, यानी कि AB प्लस AC इसके बराबर हो जाना चाहिए, इसका प्लस इसका इसके बराबर होना चाहिए, 2AD के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर ये 2 है, ये 2 है, तो ये 4 के बराबर हो जाना चाहिए। तो ये तभी होगा जब इन दोनों को ऐड करने पे 0 आ जाए। इन दोनों को क्या करने पर बच्चों कि BD वेक्टर और CD वेक्टर को ऐड करें, सॉरी BD वेक्टर और DC वेक्टर ना, DC वेक्टर को ऐड करने पे अगर 0 आ जाए तब ना ये इन दोनों का दोगुना होगा, है ना। हल्का सा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है यहाँ पे कि हमारे पास ये AB वेक्टर दिया है, AD वेक्टर दिया है, AC वेक्टर दिया, बोला है कि इसको और इसको ऐड करने पे ये आ जाना चाहिए, दुगना ऑफ ये आ जाना चाहिए, दुगना ऑफ ये आ जाना चाहिए। यानी AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर 2 इंटू AC वेक्टर आ जाना चाहिए। यानी मान लीजिए ये 2 और ये, तो ये 4 आ जाना चाहिए, है ना। तो ये 2 और ये 4 आ जाना चाहिए। इसका मतलब कि इन दोनों को ऐड करने पे हमारा क्या होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करने पे हमारा 0 आ जाना चाहिए, तब ना हम इसको ऐड करके हम ये ला सकते हैं, है ना। और अगर 0 नहीं आएगा तो फिर कुछ ना कुछ इसका भी वैल्यू रखना पड़ेगा। अगर 0 नहीं आएगा तो इसका भी वैल्यू रखना पड़ेगा। तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हल्का सा कॉन्सेप्ट लगाओ बच्चों, ये हमेशा 0 कब आएगा, BD प्लस DC वेक्टर इक्वल टू 0 कब आएगा, जब इसका मैग्नीट्यूड हमारा इक्वल हो, है ना, मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो। तो एक बात तो पता है कि अगर D मिड पॉइंट है, क्या है, D अगर मिड पॉइंट है तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया। यानी कि BD का मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए, BD का मैग्नीट्यूड और CD का मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, इक्वल है। BD का मैग्नीट्यूड और CD का मैग्नीट्यूड आपस में क्या, इक्वल है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन को इक्वल कर, अपोजिट कर देना है। डायरेक्शन अपोजिट करने का मतलब क्या, देखो BC एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो BC का स्ट्रेट लाइन है, तो एक हम वेक्टर इस तरह से ले लिए और एक हम वेक्टर इस तरह से ले लिए। देखिए डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसका मतलब इस तरह भी कर सकते हैं, अनलाइक पैरेलल है। डायरेक्शन अपोजिट करने का मतलब क्या, अनलाइक पैरेलल, और अनलाइक पैरेलल है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का सम हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। दोनों सम में क्या आ जाएगा बच्चों, 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को सोचे, यानी कि हमारा क्लू निकला ये कि हमारा इन दोनों का डायरेक्शन किस प्रकार होगा। तो हम कहाँ सोचे, हम सोचे कि AB और AC 2AD के बराबर हो जाए। यानी AB और AC 2AD के बराबर तभी होगा जब हमारे पास इन दोनों को ऐड करने पे 0 आ रहा होगा, हाँ, इन दोनों को ऐड करने पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा, तब ना AD का वैल्यू इन दोनों के बराबर होगा, सम का 2 के बराबर। तो यानी कि 2AD इक्वल टू क्या, AB प्लस AC। चलिए ठीक है, तो इन दोनों का 0 कब आएगा बच्चों, 0 तभी आएगा जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो। डायरेक्शन अपोजिट हो इसका मतलब अनलाइक पैरेलल है ना, अनलाइक पैरेलल, और मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम पहले दिया हुआ है कि D आपका मिड पॉइंट है, तो D आपका मिड पॉइंट, तो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो इन दोनों का ऐड करने क्या होगा बच्चों, 0। यानी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि BD इक्वल टू माइनस, BD इक्वल टू इसको इधर से माइनस CD, BD इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों, माइनस CD। अब देखो बात तो बराबर ही है ना। अच्छा, इसको इस तरह से लिख सकते हो, CD को आप क्या लिख सकते हो, माइनस माइनस, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, काफी है। तो BD इक्वल टू माइनस CD। चलो इसको लेके चलते हैं LHS नहीं, हम लेके चलते हैं ट्राइंगल ABD में।
ट्राइंगल एबीडी में अगर हम लेके चले तो बाई ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या शो करेगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से, इसका और इसका सम इसके सम को बराबर होगा, यानी कि ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इजकल टू ए डी वेक्टर के बराबर होगा, है ना। कोई खास दिक्कत इसमें नहीं है, यानी ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर ए डी वेक्टर बराबर होगा। और इसमें ट्राइंगल ए सी डी में वही बाई ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें हो जाएगा ए डी वेक्टर, ए डी नहीं ये और ये है ना, हाँ, तो ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, है ना, प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए डी वेक्टर, है ना। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसको अरेंज कर लो, ये तो क्लू करने के लिए सब सिर्फ था। तो ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी इजकल टू 2 ए डी वेक्टर हो गया ना, 1 प्लस 2, 1 प्लस अगर 2 करेंगे तो ए बी बी डी ए सी सी डी ऐड होगा, हमारा क्या हो जाएगा, 2 ए डी वेक्टर हो जाएगा। तो जब ये 2 ए डी वेक्टर हो गया तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ से बच्चों, ये इसको साथ में रखते हैं, है ना, और बी डी और सी डी हमारा क्या हो जाएगा, बी डी और सी डी का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 0, क्यों, इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसका तो कहानी ही खत्म हो गया, इक्वल टू 2 ए डी। हालांकि हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि बी डी प्लस सी डी इक्वल टू 0 बिकॉज दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर बच्चों, है ना। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी। पोजीशन वेक्टर पता चला ना बच्चों, पोजीशन वेक्टर जो कि हमारा क्या हो, ऑरिजिन से हो, यानी कि ये हमारा क्या बता रहा है, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ये जो बता रहा है इसको तुम ध्यान से देखिए। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ ही लेते क्या है पहले। तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी आर ए वेक्टर बी वेक्टर 2a प्लस 3b और a माइनस 2b, सो दैट वेक्टर dv इज इक्वल टू 3b माइनस a वेक्टर और ac वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, यही है ना। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर है, तो यानी a का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OA, है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं। b का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OB, इसको हम ये लिख सकते हैं। c का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, OC 2a प्लस 3b और d का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, OD, है ना। तो ये a माइनस, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई खास दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमारे पास कह रहा है db, हमारे पास किसका निकालने के लिए कह रहा है बच्चों, db। तो फिगर बना लो ना, ज़्यादा दिक्कत है फिगर बना लीजिए। आपके पास है ना, d से b की तरफ जा रहे हैं हम लोग, d से b की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं है। यानी OD और OB हमारे पास दिया हुआ है। अगर हमारे पास इसको इस तरह से कर लें और इसको इस तरह से कंसीडर कर लें तो OB वेक्टर इज इक्वल टू DB वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस OD वेक्टर। क्या कोई खास दिक्कत बच्चों, है ना। ये हम फिगर समझे, फिगर जब इसको हम बनाएं तो हमारे पास क्या कह रहा है, डी वेक्टर लाना। तो डी वेक्टर लाने के लिए क्या लिखे हम, डी को हम मेंशन किया, तो डी से बी की तरफ, तो एक वेक्टर हमारा ओडी बना दिया, क्या बना दी, ओबी। तो ये तो ट्रायंगल लॉ को फॉलो किया, किसको फॉलो किया बच्चों, ट्रायंगल लॉ को फॉलो किया। तो ट्रायंगल लॉ को फॉलो किया तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसको हम क्या करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। तो ओबी वेक्टर माइनस ओडी वेक्टर इक्वल टू डीबी वेक्टर। अब बताओ ओबी वेक्टर का वैल्यू कितना है, ओबी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ओडी वेक्टर ओडी ओ ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, है ना, यही है ना। तो चलिए ये तो हमारा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3b वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर। क्या यही है, यही प्रूफ करने के लिए कह रहा देखो, 3b वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बच्चों, डी वेक्टर आ गया। तो खास दिक्कत यहाँ पे नहीं था, काफी जी था। तो सिमिलरली हम उसका भी उसी तरह से निकाल लेंगे। तो ऐसे का निकाल लोगे ना,
AC का आप कंसीडर कर लोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे फिगर, है ना, C से A, है ना, सॉरी A से C है, A से C की तरफ जा रहे हैं, तो इसको आप सपोज कर लीजिए, इसको सपोज कर लीजिए, ये वेक्टर और यहाँ पे ये वेक्टर हो गया। तो फिर से वही कंडीशन, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखे ना, आप डायरेक्ट अगर आप लिखते हैं AC वेक्टर, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट AC वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगा, OC माइनस OA, है ना, OC माइनस OA वेक्टर हो जाएगा ना, क्योंकि यही ना आपका मेन वेक्टर है, तो OC माइनस OA करेंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। अरे नहीं समझ में आया तो लिख लो ना यहाँ पे कि सर OC वेक्टर आपके किसके बराबर है, OA वेक्टर और प्लस AC वेक्टर के बराबर। देखो AC को रहने दिया तो इसको OA माइनस किया, अब OC का वैल्यू क्या है, OC का वैल्यू है 2A प्लस 3B वेक्टर माइनस OA क्या है बाबू, OA आपका है A वेक्टर, है ना, तो OA को A वेक्टर को माइनस करो, तो आपके पास क्या हो गया, AC वेक्टर इक्वल टू 2A माइनस A वेक्टर हो जाएगा। चलिए सही, ये भी तो आंसर आ गया, प्रूफ तो ये भी हो गया, ये भी आपका काफी अच्छे तरीके से प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन था मेनली पोजीशन वेक्टर का, है ना, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स को हम लोग भी सॉल्व कर रहे हैं, नहीं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर को सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, पोजीशन वेक्टर को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट बच्चों, आगे बढ़े। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। इसमें क्या पता करना है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पता करना बच्चों, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पता करना, है ना। तो आपको याद होगा 4th लेक्चर में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात किया था। क्या क्या होता था, डायरेक्शन सबसे पहले क्या होता था, डायरेक्शन एंगल, थोड़ा सा अगर हम रिकैप कर लें तो क्या होता था, डायरेक्शन एंगल जो क्या होता था अल्फा बीटा गामा, है ना। फिर क्या होता था डायरेक्शन कोसाइन जो क्या होता था LMN, और डायरेक्शन रेशियो जो क्या होता था बच्चों ABC, है ना। रिलेशन क्या क्या था तीनों में, तो तीनों में रिलेशन ये था कि जो L होगा वो आपका कॉस अल्फा, M होगा वो आपका कॉस बीटा, N होगा जो आपका कॉस गामा था ना। और साथ ही साथ क्या था कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, ये था, है ना। अच्छा, इसका रेशियो क्या था कि L अपॉन A इक्वल टू M अपॉन A इक्वल M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C, ये था ना, L अपॉन A M अपॉन A N अपॉन C। तो अब देखो बच्चों, ये आपका था डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। अब इसमें से हमको पता करना है सारा चीज क्या पता करना है, इसमें से पता करना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं बच्चों, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या था कि सर LMN की जगह पे हम लोग ABC यूज करेंगे। क्यों यूज करते थे कि सर LMN बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए उसको बड़ा करने के लिए बड़ा क्यों करेंगे, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, तो LMN की जगह पे हम लोग ABC यूज करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, डायरेक्शन रेशियो। तो ये चीज हमारा ऑलरेडी ABC के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, ये ऑलरेडी किसके फॉर्म में लिखा हुआ रहता है बच्चों, ABC के फॉर्म में लिखा रहता है। यानी कि इसको हम इस तरह से लिखें R इक्वल टू, ये हमेशा यही फॉर्म में रहता है, A वेक्टर प्लस B J वेक्टर प्लस T K वेक्टर, A I वेक्टर B J वेक्टर और C K वेक्टर। यानी कि अगर आप डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो तुरंत निकल जाएगा A का वैल्यू 1, B का वैल्यू -1 और C का वैल्यू 2। A का वैल्यू 1, B का वैल्यू -1 और C का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो ये आपका हो गया डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि हमेशा आपका जो भी आपका दिया हुआ रहता है वेक्टर, वो आपका डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में ही दिया रहता है। अच्छा, अब हमको निकालना है LMN। क्या निकालना है बच्चों, LM और N, यानी कि आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। आप इसको कितने तरीके निकाल सकते हैं, 2 तरीके से। यानी कि आप सबसे पहले अल्फा बीटा गामा पता कीजिए, एंगल पता करके उसका कॉस निकालिए, या फिर ध्यान देखो, या फिर L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इक्वल टू 1 है, L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 है। यदि ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इसको मान लें, L का कोएफिशिएंट को x, M को y और N को z माने और इसका अंडर रूट निकालें और 1 आ रहा है, तो इसका क्या तो यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है बच्चों, यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। यानी कॉन्सेप्ट में ध्यान लगाइए, अगर आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं L cos अल्फा M cos बीटा N cos गामा। यानी cos अल्फा एंगल निकाल के उसका cos कीजिएगा तो L निकलेगा, बीटा एंगल निकाल के cos कीजिएगा तो उसका M निकलेगा, और गामा एंगल निकाल के cos कीजिएगा तो उसका N निकलेगा। या तो ये मेथड, या तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, L के कोएफिशिएंट को हम x मान लिए,
एक सेकंड के लिए। बाई कोफिशिएंट को अगर हम एन के कोफिशिएंट को बाई माने और एन के कोफिशिएंट क्या माने, जेड, यानी एक्स वाई जेड क्या है आपका, एक्स वाई जेड यही ए बी सी। एक्स वाई जेड क्या है बच्चों, ए बी सी। एक्स का वैल्यू 1, बाई का वैल्यू -1 और जेड का वैल्यू 2। अगर ये पुट करते हैं और अगर वो 1 आ जाए, अगर वो क्या आ जाए 1 आ जाए उसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। यानी कि यूनिट वेक्टर की मदद से हम एल एम एन निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, एल एम एन निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट कहां से ला रहे हैं, कॉन्सेप्ट ला रहे हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 से। क्योंकि हमारा क्या है, ये हमारा मैग्नीट्यूड शो करेगा और मैग्नीट्यूड जब 1 आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब हम एक चीज और जान गए कि अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोलेगा तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे बच्चों, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो चलो डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या है, पहले ये प्रोसेस तो कर लो, है ना। तो उसके लिए हमें चाहिए ये पहले चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। तो अंडर रूट 6, एक प्लस 6 तो अंडर रूट 6 आ गया। यानी कि हमारे पास यूनिट वेक्टर में आ गया आई प्लस सॉरी माइनस जे ना प्लस 2 के कैप डिवाइड बाई रूट अंडर 6। तो अब आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन रूट अंडर 6 आई कैप माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 6 जे कैप प्लस 2 अपॉन रूट अंडर 6 के कैप। अब इसको अगर इसको स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। तो ये नहीं कॉन्सेप्ट था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर 1 आ गया यानी कि हमारे पास क्या हो गया, एल एम एन हो गया। यानी हम एल का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 6, एम का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं -1 अपॉन रूट 6 और एन का वैल्यू लिख सकते हैं 2 अपॉन रूट 6। क्या हम ये लिख सकते हैं, यानी कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने की बात कहा, डायरेक्शन रेशियो तो इजी होगी बच्चों की एबीसी हमेशा डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में दिया रहता है। डायरेक्शन कोसाइन निकालने की बात कहा तो आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, यूनिट वेक्टर इसके कॉन्सेप्ट निकाल लीजिए। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ये कॉस अल्फा के बराबर हो गया, है ना। अगर बोलेगा कि एंगल निकालिए, अगर बोलेगा कि ऑरिजिन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल निकालिए इसका, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा इक्वल टू 1/√6, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 1/√6। और अल्फा क्या है, एक्स वेक्टर और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको ना अल्फा बोलते हैं। यानी कि वेक्टर और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना, बीच में जो एंगल बना उसको बोलेंगे अल्फा। तो अल्फा बोले क्या, cos इनवर्स 1/6, cos इनवर्स 1/√6, है ना। इसी तरह इसका बीटा का भी निकाल लेंगे वैल्यू, अगर हम बीटा का निकालना चाहें, ठीक है। इस तरह हमारा गामा का भी हो जाएगा, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए इसको इस तरह से हम समझा रहे हैं। इसी के बेस पे जो अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इसी के बेस पे कि अगर आपको एलएमएन निकालना है तो एलएमएन निकालने के लिए आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, ये एल ये एल ये एन हो गया, ठीक है। अगर आपको जब एलएमएन निकल गया तो आपको एंगल निकालने के लिए आपको कोई बहुत भारी काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल निकालने के लिए एल इक्वल टू 1/√6 है, तो एल आपका कॉस अल्फा ही है ना। इस तरह से आप एंगल को निकाल सकते हैं। इस तरह से क्या कर सकते हैं बच्चों, एंगल को आप निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर आपको, यानी कि अब यहाँ से ये भी सीख गए कि आपको एंगल कैसे निकलेगा, अल्फा बीटा गामा आप कैसे निकाल सकते हैं, ये हो गया। तो चलिए बच्चों एक और इजी क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 पे ये डिपेंड है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व किए उस पे हमारा डिपेंड है, इसलिए हमारा इजी क्वेश्चन हो गया कि सो दैट आई कैप जे कैप एंड के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस। ओ एक्स ओ बाई ओ जेड में क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी कि क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड करने का मतलब क्या, अगर हमारे पास ये वेक्टर है तो यहाँ पे जो हमारे पास ये वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ जो अल्फा एंगल बना, ठीक है, बाई एक्सिस के साथ जो बीटा बना इधर से, और ये आपको ले लो बाई और ये आपको ले लो जेड, और जेड एक्सिस के साथ जो आपका गामा बना वो सब का सब सेम है, वो सब का सब सेम, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ भी इक्वल एंगल बन रहा है, बाई एक्सिस के साथ भी इक्वल एंगल बन रहा है, और जेड एंगल के साथ भी क्या बन रहा है, आपको इक्वल एंगल बन रहा है। इसका मतलब इक्वल एंगल बन रहा है, इसका मतलब आपको अल्फा बीटा इक्वल टू गामा ये प्रूव करना है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा ये प्रूव करना है ना। इक्वली इंक्लाइन करने का मतलब क्या है कि इक्वल एंगल बना रहा है। इंक्लाइन तो एंगल को एक तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो इक्वली इंक्लाइन मतलब क्या है, इक्वल एंगल बना रहा है। तो इक्वल एंगल बना रहा है तो अब हमें निकालना एंगल। तो एंगल कैसे निकालेंगे बच्चों, अभी भी याद की एंगल कैसे निकालेंगे सर, सबसे पहले उसका हम क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को हम क्या कन्वर्ट कर देंगे एलएमएन में, और एलएमएन से उसका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं।
कर सकते हैं ना। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमें अब क्या निकालना है, LMN डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना है बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। इसको मान लेते हैं ए वेक्टर डिवाइड बाई, है ना। तो इसको जल्दी से बताइए बच्चों, मॉडुलस 1 1 1, तो इसका तो रूट 3 हो जाएगा। है ना, यानी इस वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, √3। चलिए यूनिट वेक्टर क्या हो गया इसका, i कैप j कैप k कैप डिवाइड बाई √3, 1/√3, i कैप 1/√3, j कैप और 1/√3, k कैप 1/√3, i कैप 1/√3, j कैप 1/√3, k कैप हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो l का वैल्यू क्या हो गया बच्चों हमारे पास, 1/√3, है ना, क्या LMN है ना। तो l का वैल्यू 1/√3, n का वैल्यू 1/√3, n का वैल्यू 1/√3। कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा l क्या है, cos अल्फा 1/√3, ये क्या है cos बीटा 1/√3, ये क्या है cos गामा 1/√3। कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब इसकी बात करें तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/√3, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3, गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। तो क्या अल्फा बीटा गामा सबसे ही बच्चों देखो तो cos इनवर्स 1/√3, cos इनवर्स 1/√3, cos इनवर्स 1/√3, है ना, सबका सम तो सेम आ गया। तो हम लिख सकते हैं, सो इक्वेशन लिख लो अगर, इक्वेशन 1 2 3, इक्वेशन 1 2 एंड 3 से अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, हेंस दे आर इक्वली इंक्लाइंड। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, है ना। तो इजी क्वेश्चन, यानी कि आपके पास अगर इक्वली इंक्लाइंड करने का मतलब है यानी एंगल इक्वल निकालना है, तो एंगल इक्वल कैसे निकलेगा, एंगल कैसे निकलेगा, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन से, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, तो यूनिट वेक्टर से, यानी एक दूसरे पे ये डिपेंड होगी बच्चों, है ना, एक दूसरे पे ये डिपेंड होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ABCD इज ए रेगुलर हेक्सागोन, प्रूव दैट AC वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस EA वेक्टर प्लस FA वेक्टर इज इक्वल टू 3AB वेक्टर, है ना। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, फिगर बनाने के बाद ही ना कुछ करेंगे। तो अगर फिगर बनाते हैं, है ना, तो ध्यान देखिएगा, चलिए बन गया फिगर, A B C D E F, ABCDF हो गया बच्चों, है ना। तो ABCDF हो गया। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो रेगुलर हेक्सागोन है। अगर रेगुलर हेक्सागोन है तो तुम ध्यान क्या रखना है आपको, कुछ इसमें प्रॉपर्टी पहले से होता है। रेगुलर हेक्सागोन है तो कुछ प्रॉपर्टी पहले से होता है। पहला प्रॉपर्टी कि अगर हम डायगोनल को मैच कर दें तो BC पैरेलल AD पैरेलल, डायगोनल मैच हो रहा है ना, हाँ थोड़ा सा बड़ा सा इसको कंसीडर कीजिए, BC पैरेलल AD पैरेलल है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या हो जाएगा, BC का जो वैल्यू होगा वो होगा हाफ AD, ठीक है। दूसरा में आपका AB पैरेलल ED, है ना, ये भी पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा, ये आपस में पैरेलल, ये आपस में पैरेलल, और साथ ही साथ A पैरेलल CD, है ना, A पैरेलल CD। तो इस चीज का यूज आने वाला बच्चों, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, है ना। इस चीज का क्या आने वाला, यूज आने वाला, इसलिए इसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा पहले से मेंशन कर लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले AC चाहिए, तो AC को मिला दिए, हम ध्यान रखते जाइए। फिर AD चाहिए, अच्छा AD चाहिए तो AD को मिला दीजिए ना, पूरा डॉट लाइन को हटा करके मिला दीजिए, ठीक है। EA चाहिए, FA चाहिए, तो सबसे पहले सबको हम वेक्टर कंसीडर करते हैं, है ना। वेक्टर कंसीडर करते हैं तो एक काम करते हैं, सबका डायरेक्शन दे देते हैं। इसको डायरेक्शन दे दिए इधर, ये हो गया, ये आपका मतलब इस तरह से जा रहा है ना। फिर ये हो गया डायरेक्शन इसका, फिर ये हो गया इसका डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन हो गया, है ना। हम देखते ध्यान से, हम समझिएगा अब इसको, ये डायरेक्शन हो गया। अब चाहिए क्या, AC AD EA
और एफ ए, और एक क्या चाहिए बच्चों, एफ ए। तो सबसे पहले काम करते हैं ना, सब में अलग अलग है, लेकिन हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड वगैरह मैग्नीट्यूड सबका इक्वल होगा, तो सबका कुछ ना कुछ एक का नाम देते हैं, और नाम के अनुसार अगर बनाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। थोड़ा इजी इसलिए हो जाएगा कि इसमें देखो सबका मैग्नीट्यूड आपका सेम, लेकिन वेक्टर अलग अलग है ना, वेक्टर अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण थोड़ा इजी पड़ जाएगा अगर हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं तब। तो चलिए ए बी को ही सपोर्ट कर लेते हैं, तो लेट ए बी इक्वल टू ए वेक्टर। ए बी को क्या सपोज कर लिए बच्चों हम लोग, ए बी को हम ए वेक्टर सपोज कर लिए, और बी सी को सपोज कर लेते हैं बी वेक्टर। अब हम ध्यान रखिएगा, ए सी आपके पास हो गया ए वेक्टर, तो बी सी क्या हो गया आपके पास, बी वेक्टर। इसी के बेस पे आप दो तीन चीज और लिख सकते हैं, इसी के बेस पे आप दो तीन चीज और लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, ए बी और ई डी दोनों पैरेलल है, ए बी और ई डी दोनों पैरेलल, देखो ए बी और ई डी दोनों पैरेलल, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट हम लिख सकते हैं माइनस ई डी, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, यानी ए बी होगा माइनस ई डी के बराबर। अच्छा, अगर बी सी को लिखना है तो बी सी होगा माइनस एफ ई के बराबर, क्या नहीं। अच्छा, सी डी लिखना है तो सी डी का तो वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा, इससे से निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये सी डी को इग्नोर करते हैं, सी डी को क्या करते हैं, इग्नोर। तो देखो, तो ए बी का वैल्यू अगर ये है तो हम ई डी का वैल्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ई डी का वैल्यू हो गया माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, और एफ ई का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, है ना, माइनस बी वेक्टर, ये सब हो जाएगा। तो चलिए रिक्वायरमेंट जहाँ पे आएगा वहाँ पे यूज करेंगे। अभी हम तो सिर्फ समझने के लिए समझ गए कि बहुत सारा चीज इसमें यूज हो सकता है। अच्छा, अब हम डायरेक्ट काम करेंगे ना, सबको एक एक करके लेते हैं, सबको एक एक करके लेते हैं। हमको सबसे पहले चाहिए AC, सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों, AC। तो AC वेक्टर क्या होगा, अगर AC वेक्टर की बात करें तो AC वेक्टर ट्राइंगल ABC में कंसीडर करते हैं। ट्राइंगल ABC में AC वेक्टर क्या होगा, AC वेक्टर रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, तो AB वेक्टर और प्लस BC वेक्टर का है। AC वेक्टर रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर का। तो इसको लिख सकते हैं हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको बॉक्स बना दीजिए एक सेकंड के लिए, क्लियर है। AC वेक्टर क्या लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। उसके बाद चाहिए AD, AD वेक्टर किसके टर्म में लेना है हमको, एकदम ध्यान रखना, किसके टर्म में लाएंगे हम लोग, लाएंगे और ए और बी के ही टर्म में लाएंगे, किसके टर्म में लाएंगे, ए और बी के ही टर्म में लाएंगे। देखिए AD BC का क्या होगा, हाफ होगा, AD क्या होगा बच्चों, BC का हाफ, यानी AD BC का हाफ हो गया, यानी कि ये क्या हो गया 2 इंटू बी वेक्टर होगा ना, यानी कि AD का जो मैग्नीट्यूड होगा वो BC का दुगना होगा, AD का जो मैग्नीट्यूड होगा BC का दुगना होगा। साथ ही साथ दोनों लाइन पैरेलल है तो डायरेक्शन तो दोनों का सेम ही हो गया ना, डायरेक्शन क्या हो गया बच्चों, दोनों का सेम हो गया। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू 2BC वेक्टर, तब ना हम इसको ये लिखें, यानी AD इक्वल टू क्या हो जाएगा 2B वेक्टर। AC को भी ले आए A वेक्टर B वेक्टर के फॉर्म में, AD को भी ले आए B वेक्टर फॉर्म में। अब आपको लाना है EA को, किसको लाना है बच्चों, EA। तो EA देखो, EA कौन ट्रायंगल में है, सबसे पहले इसका ट्रायंगल फाइंड आउट कीजिए, ट्रायंगल EA। तो ये ट्रायंगल है EFA में, ट्रायंगल EFA, ट्रायंगल EFA यही है ना। तो ट्रायंगल EF की अगर हम बात करें, अब देखो तो रिजल्टेंट कौन शो कर रहा है बच्चों, ये यानी ये रिजल्टेंट शो कर रहा है, ये रिजल्टेंट शो कर रहा है, किसका रिजल्टेंट, EF का और प्लस FA का, है ना, EF का प्लस AF का। तो EF क्या है बच्चों, EF तो हमारा BC के पैरेलल है, यानी EF को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस BC, कुछ खास दिक्कत नहीं। और FA को क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस CD। अच्छा, CD को निकाले हैं कि नहीं निकाले अभी, CD निकाले हैं या नहीं निकाले हैं, CD तो अभी नहीं निकाले हैं, CD हमें निकालना पड़ेगा। तो CD हमें निकालना पड़ेगा, किसके टर्म में निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का टर्म में ही CD निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले अगर इसको CD को कंसीडर करते हैं तो CD हमारे पास कौन सा ट्रायंगल में है, ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में ये यानी कि AD वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। देखो ट्रायंगल ACD में इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम इस वेक्टर के बराबर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो AD क्या था, AD था आपका 2B, AC क्या था, A वेक्टर प्लस B वेक्टर था प्लस CD, यानी इसको इधर लाते हैं और इसको इधर तो माइनस CD का वैल्यू क्या हो गया आपके पास, A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, है ना। तो माइनस CD क्या हो गया बच्चों आपके पास, A वेक्टर माइनस B वेक्टर, है ना। आपको माइनस CD चाहिए इसलिए हम डायरेक्ट माइनस CD का वैल्यू निकाले हैं, क्या निकाले बच्चों, माइनस CD, इसलिए हम डायरेक्ट माइनस CD का वैल्यू निकाले हैं। इसको हम इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए। चलो वैल्यू पुट कीजिए, BC वेक्टर का वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, BC वेक्टर का वैल्यू है
माइनस बी, और ये कितना आ गया डायरेक्ट आपका ए माइनस बी। तो आपके पास हो गया ये वेक्टर ए वेक्टर माइनस 2 वेक्टर, ए वेक्टर माइनस क्या हो गया 2 वेक्टर। चलिए ये भी आ गया, है ना। अब हम क्या सॉल्व करें बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं LHS को लेते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिए, इसको वहां से हटाइए। LHS को अगर हम लेते हैं, LHS में क्या है AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस PA वेक्टर और प्लस FA वेक्टर, यही ना LHS में। AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस EA वेक्टर प्लस FA वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। AC का वैल्यू क्या है, पुट करो जल्दी से, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, AD का वैल्यू क्या है 2 वेक्टर, EA का वैल्यू क्या है, EA का वैल्यू A वेक्टर माइनस 2 वेक्टर, और FA क्या होगा बच्चों, FA CD का उल्टा ही होगा ना। FA क्या CD का उल्टा, तो इसको हम यहाँ पे FA भी लिख सकते हैं, वहां दोनों बराबर है। FA हमारा क्या CD का नेगेटिव, तो FA का वैल्यू क्या है A वेक्टर माइनस B वेक्टर। अब इसको सॉर्ट आउट कीजिए, B वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस 2 वेक्टर माइनस 2, तो कैंसिल आउट हो गया। तो 3A वेक्टर, यानी कि 3A वेक्टर क्या था AB RHS प्रूव्ड। क्या हार्ड क्वेश्चन था बच्चों, था तो इजी, है ना, काफी इजी क्वेश्चन था और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी कि आपके पास एक तरह से इसको एक बार और रिकैप कर ले तो बस प्रॉपर्टी, इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था बच्चों, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रॉपर्टी यूज किए हम, सबको ए वेक्टर और बी वेक्टर के फॉर्म में ले आए, फिर AC निकाल लिए तो ट्रायंगल ABC से, AD निकाल लिए तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी के कारण, है ना, EA निकाल लिए ट्रायंगल EFA से, और FA तो निकल ही गया था इसके कारण से, प्रॉपर्टी के कारण से। सबको LHS साइड की, हमारा RHS में आंसर आ गया। क्लियर बच्चों, आज के लिए इतना ही। जो भी डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको बना करके